So next question, find area of the region bounded by ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1। अब आपको पता है ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। जो एलिप्स मतलब जो एलिप्स है हमें यहाँ पर गिवन, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 2। जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि वो पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ एलिप्स की बात हो रही है, कोई भी और एक्स्ट्रा कर्व नहीं है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में थी। ठीक है, तो मतलब एलिप्स के बारे में हमें सिर्फ बताया गया है। सबसे पहले अपनी कर्व को लिख लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपको पता है एलिप्स दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो वर्टिकल। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ +-4 और b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ +-3, क्योंकि ये हमें डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। आपको पता है यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a 0 -a, b 0, b 0, -b। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही a और b की वैल्यूज़ को निकाल दिया। और आपको पता ही है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं। अब देखो ये हमारा मतलब कि रफ स्केच है एलिप्स का। आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक, अब हमें ये देखना है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कर्व्स को पहचाना, मतलब अपनी कर्व को पहचाना। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है, उसके बाद रफ स्केच। अब हमें ये देखना है कि एरिया कौन सा फाइंड करना है। और उन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, मतलब ये सारा एरिया हमें फाइंड करना है। और जिन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देखी है, वो वाली वीडियो देखी है, उनको पता है कि हम क्या करेंगे। क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, जैसे देखो 1 2 3 4 इसके 4 पार्ट्स हैं, ये सिमेट्रिकल है। अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें और बाद में उसको देखो, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एलिप्स है। अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें और मान लो ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3, तो कितना आएगा 4 × 3 12। तो इस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम एक ही बार यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर शेड कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर शेडिंग कर ली। आपको पता है हमें ये सारा एरिया चाहिए। अब इसको मैंने अलग कलर में किया है, क्योंकि हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम शेड कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसको दोनों ही मेथड से किया जा सकता है। दोनों ही मेथड में कोई भी मुश्किल बात नहीं है, वह दोनों ही सेम है। अगर आपने वो एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवाया था, वर्टिकल स्ट्रिप से भी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी। अब क्यों, आपको पता है, देखो अगर आप मान के चलो कि अगर आप कि वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हो, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे बिना ब्रेक के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें उसकी कर्व के नीचे वाला सारा एरिया एक्स एक्सिस तक मिल जाएगा। और अगर हम बाय चांस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएं तो राइट फ्रॉम दी बॉटम जाएंगे यहाँ तक बिना ब्रेक के, तो वो हमें वाई एक्सिस तक का सारा एरिया दे देगी। तो जो मर्जी लगा लो आप, जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही मेथड लगा सकते हो। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्टली क्वेश्चंस में हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करूँगा। अब देखो क्योंकि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है और आपको ये भी पता है कि हमें ये ब्राउन वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं। जैसे इसका नेम रख लो आप ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। देखो आपको कोऑर्डिनेट्स पहले से ही पता है। डायग्राम हम एलिप्स की हमेशा इसी तरह से बनाते हैं, a, 0 -a, 0। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, 0, मैंने इसलिए पहले ही लिख लिए थे -4, 0। ये कितना होगा 0, b 0, 3, 0, -3। ठीक है, अब जस्ट हमें मतलब कि जस्ट एरिया को कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप है, आपको पता है हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ से मैं स्टार्ट होऊंगा, ठीक है, बी से। तो बी से स्टार्ट होके मैं कहाँ तक जाऊँगा, ए तक बिना ब्रेक के।
तो मैं यहाँ तक गया बिना ब्रेक के, ठीक है। अब मैं बी से लेके ए तक गया बिना ब्रेक के, तो कर लेते हैं एरिया ऑफ रीजन। हमें कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब ऐसा करो ना, इसको भी ना आप नेम दे दो, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। ओ, एरिया ऑफ रीजन BAOB, BAOB, ठीक है। इसको नेम ए दे दो। आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब YDX, ठीक है। तभी मैंने पहले से लिख रखा है। कौन वेरी करता है, X। कहाँ से वेरी कर रहा है X, 0, यहाँ पर कितना है 4, तो 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अब लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप बोलने का मतलब देखो, थोड़ा समझ के देखा करो। आप बच्चे ये भी लिख सकते हैं 4 to 0 लिमिट्स भी लिख सकते हैं, वो गलती है। बट लेफ्ट फ्रॉम द टॉप मतलब हम यहीं से स्टार्ट होंगे, तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। अब आपको पता है हम कौन सी मतलब कि कर्व के अलॉन्ग गए हैं, ये तो एलिप्स ही है, तो यहाँ पर आप ई लिख दो, ई मतलब एलिप्स, और इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो करते हैं, वी नो, आपको पता है x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप y² बाय 9 की वैल्यू निकालो, 1 माइनस x² बाय 16, विच एम्प्लाइज y² बाय 9 इज इक्वल टू 16 माइनस x² बाय 16, विच एम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 9 बाई 16, ये 9 उधर चला गया, 16 माइनस x², विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 बाई 16, 16 माइनस x² प्लस माइनस 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 16 माइनस x², विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस, सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे, प्लस 3 बाई 4। अब इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस x², क्योंकि आपको पता हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो, वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हम स्टेप हमेशा करते हैं, तो पुट इन 1 में फिल कर दो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, 3 बाई 4, 4 का स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट dx, यही है ना y की वैल्यू, मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अब ऐसा करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता हमें जस्ट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो ये फॉर्मूला लगेगा या बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन। आपने अभी तक काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, आपको पता लग ही गया होगा कि इस फॉर्मूले के अलावा और कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा। तो करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, x/2 a² माइनस x² अंडर रूट प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, यहाँ पर लिख दो लिमिट्स 0 to 4, ठीक है। तो फिल कर लेते हैं लिमिट्स को। अपर लिमिट 4 बाई 2, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको लिख लो 16 बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर 4 बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 बाई 2, जहाँ पर भी x है अब 0 लिख दो, ठीक है, प्लस इसको भी लिख लो 16 बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 4, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3 बाई 4। अब आपको पता है 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बीच में माइनस है, 0 आएगा, तो 4 बाई 2 इंटू 0। अब इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर लो, 8 8, ठीक है। तो 8 इंटू इसको भी कट कर लो, कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज्ड
माइनस 0/2 0, 4 का स्क्वायर ये 4 ही आएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 0, बड़ी ब्रैकेट ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3/4, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 8, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 1 कब होता है 90 पर, मतलब π/2 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 8, साइन इनवर्स 0, साइन 0 कब होता है 0 पर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 3/4। अब इसको आप कट कर लो, कितना आएगा 4π, 0 समथिंग 0, तो यहाँ पर 0, तो एक्चुअल में कितना आ गया 3/4 इंटू 4π। अब ये 4 भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 3π। ठीक है, अब ये हमारा एरिया कितना आ गया 3π। बट हमें किसका एरिया चाहिए, हमें एरिया चाहिए पूरे एलिप्स का, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स, वो कितना होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन BAOB। अब आपको पता है वो कितना है 4 इंटू 3π मतलब 12π। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं था, सिंपल कर्व थी, मतलब सिंगल कर्व थी, एलिप्स पहचान ली, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, मैंने डायग्राम बना ली, सभी का एरिया फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। मतलब सेम लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, जस्ट एलिप्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बट उनसे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले एलिप्स को लिख लेते हैं, लेट x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, अब आपको पता है y² के नीचे बड़ा नंबर है, y² के नीचे a² है, तो मतलब ये वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, इससे कंपेयर करना है हमें, तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी, a² की वैल्यू कितनी होगी 9, विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू ±3। ये गलती मत करना आप, b² इज इक्वल टू 4 है, तो विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू ±2। आपको पता है a हमेशा बड़ा होता है, यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है। अब आपको पता ही है ये वर्टिकल एलिप्स है, तो पहले इसको बना लेते हैं। देखो कर्व को पहचाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है क्योंकि और भी कर्व है ही नहीं है, उसके बाद हम डायग्राम को ही बनाएंगे। अब देखो ये हमारा रफ स्केच है, आपको पता है ये वर्टिकल एलिप्स है क्योंकि y² के नीचे बड़ा नंबर है। अगर ये वर्टिकल एलिप्स है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो सेम वही लास्ट क्वेश्चन के जैसे प्रोसीजर है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से और उसको बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको शेड कर लेते हैं। अब देखो मैंने शेडिंग कर ली, अब इसको मैंने अलग कलर से किया क्योंकि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है और बाद में उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बाय चांस ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आए और वहाँ पर लिखा हो फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम जस्ट ये ब्राउन वाला एरिया ही फाइंड करेंगे। और अगर आपको लिखा हो कि अबव x एक्सिस, तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। अब क्योंकि हमें फुल एलिप्स का मतलब कि एरिया फाइंड करना है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको O, इसको A, ये B, ये C, ये D। और आपको पता है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, y के नीचे मतलब y² के नीचे a होगा, मतलब a बड़ा नंबर 0, तो ये कितना होगा 0,3, ये 0,-3, b 2,0 क्योंकि यहाँ पर मतलब b, 0 -b, 0 -2,0। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। तो हमें एरिया ही फाइंड करना है। अब आपको पता है या तो हम वर्टिकल स्ट्रिप से कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर सकते हैं, और हम ज़्यादा कंफर्टेबल वर्टिकल स्ट्रिप से हैं, तो हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही कैलकुलेट करेंगे।
अब देखो मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी, तो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप हमारी क्या कहती है, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो यहाँ से हम, ये हमारा एरिया ब्राउन वाला, तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप मतलब जहाँ से एरिया हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी से, तो हम बिना ब्रेक के कहाँ तक जाएंगे, ए तक। ठीक है, सेम वही मतलब कि क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया। तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप हम बी से लेके ए तक आ गए। तो आप लिख दो एरिया ऑफ रीजन, यहाँ पर आप लिख लो बी ए ओ बी, बी ए ओ बी, यही एरिया ना, इसको आप ए लिख दो। तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम क्या करते हैं, वाई डी एक्स मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, अब कौन वेरी करता है, एक्स। कितना वेरी कर रहा है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से स्टार्ट हुए थे ना 0, और एक्स कितना है 2, 0 से लेके 2 तक। अब ये कौन सी कर्व है, एलिप्स, तो यहाँ पर ई लिखेंगे। अब आपको पता, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप हमें इसके नीचे यहाँ तक एक्स एक्सिस तक ये सारा एरिया दे देगी। ये वर्टिकल स्ट्रिप हमें यही कहती है। ठीक है, तो करते हैं। अब आपको पता है वी नो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज, अब आप वर्टिकल वाई स्क्वायर बाय 9 की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, मैंने एलसीएम ले लिया, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को उधर ले जाओ, 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हर एलिप्स में यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बट हम आपको पता सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 3/2, इसको आप लिख लो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका रीज़न भी लिख लेते हैं हम, y टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज y lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारा रीज़न है, वो हमने रीज़न भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1, इस पॉजिटिव वैल्यू को आप 1 में फिल कर दो, ये हमारा 1 है, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 to 2, y की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। ठीक है, अब जस्ट हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और इसको इंटीग्रेट करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमें जस्ट इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट ही करना है। ठीक है, तो करते हैं, 3/2 बाहर रखो, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए, मतलब 2 प्लस सी नहीं लिखेंगे, 0 to 2 इसकी लिमिट्स हैं। तो जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट, जहाँ पर भी x है अपर लिमिट, इसको लिख लो 4/2 साइन इनवर्स 2/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x है 0, 0, 4/2 साइन इनवर्स 0/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर सकते हो आप, जैसे ये भी कट हो गया, इसको कट करना है, इसको भी कट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, 3/2, 1, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये कट हो गया तो 1 माइनस
0/2 0, 2 का स्क्वायर उसका अंडर रूट भी है तो 2 प्लस 2 साइन इनवर्स यहाँ कितना आएगा 0 बड़ी ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3/2 1 इंटू 0 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब होता है ये तो आपको याद ही हो गया होगा 90 मतलब π/2 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 साइन 0 कब होता है 0 पर तो 3/2। अब इसको आप कट कर लो, ठीक है, तो कितना रहेगा यहाँ पर सिर्फ पाई माइनस 0 0 एंड समथिंग 0, तो यानी कि मेरे पास 3π/2 रह गया। ठीक है, 3π/2 तो एरिया कितना आ गया 3π/2 विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स। मतलब एलिप्स का सारा एरिया कितना आएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन BAOB। ठीक है, 4 टाइम्स 3π/2। अब इसको आप कट कर दो, कितना आएगा 6π। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ इसमें मुश्किल बात क्या थी। सेम वही प्रोसीजर, जस्ट वर्टिकल एलिप्स था, लास्ट में हॉरिजॉन्टल एलिप्स था। हमने फिर वही किया, हमने एक पोर्शन का एरिया निकाल लिया। अब आपको पता है एलिप्स के या सर्कल के अगर हमें ऐसे एरिया बोला गया हो तो मतलब कि ऐसे ही करेंगे, इसका एरिया निकाल लिया, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अगर हम वो इसका बोलते कि सिर्फ इन दोनों का कैलकुलेट करो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर वो बोलते कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते ना, हमारा आंसर कितना था 3π/2। तो इस तरह से आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 4। चलो अगर आपने वो देखी है वीडियो, बहुत अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है हमारा मेन स्टेप क्या होता है, कर्व्स को पहचानो। अब अगर यहाँ पर सर्कल ना भी लिखा होता तो मुझे पता कि दोनों का स्क्वायर है और कोफिशिएंट सेम है तो ये सर्कल है। लाइन ना भी लिखा होता, दोनों सिंगल पावर में है तो ये लाइन है। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिख लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू √3y, इसको अब नंबर 1 दे दो। एंड दूसरी कर्व हमारी कौन सी है, x² + y² इज इक्वल टू 4। मैंने आपको हमेशा बताया कि कर्व्स को लिख के उसके बारे में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करो। अगर आप सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो वो कुछ ऐसी है। तो इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्लियर आइडिया हो गया कि इसका सेंटर कितना है h, k मतलब 0, 0 और रेडियस कितनी है 2। चलो सर्कल के बारे में मुझे सब कुछ पता लग गया, लाइन के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है आपको पता है, आपको सभी स्टेप्स पता आपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फर्स्ट डे से सीखा हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले कर्व्स को पहचानेंगे फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आपको पता ही है, एक इक्वेशन में से कोई भी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। जैसे x इज इक्वल टू √3y पुट इन 2, इसको आप 2 में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है √3y का स्क्वायर + y² इज इक्वल टू 4। तो विच एम्प्लाइज √3 का स्क्वायर 3y² + y² इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज 4y² इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू +-1। ठीक है, y की 2 वैल्यूज आ गई हमारी +-1। अगर y 1 है विच एम्प्लाइज
x इज इक्वल टू √3y है, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू √3 इंटू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बन गया √3, 1। आपको पता है x पहले लिखेंगे y बाद में। सेम वे से y इज इक्वल टू -1 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू √3y, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू √3 इंटू -1 इज इक्वल टू -√3। तो -√3 और -1, तो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको पता है ये दो कर्व्स हैं, तो दोनों का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। अब ऐसा करते हैं, जैसा ही हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए उसके बाद इमीडिएटली हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डायग्राम है उसको बना के देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा रफ स्केच है। ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर कितना 0,0, रेडियस कितनी है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ही हमने रफ स्केच बना लिया कि हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड सर्कल। तो सर्कल, लाइन, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला एरिया, ये आपकी डायग्राम है ना। तो बेसिकली आपको रफ में समझाना चाह रहा हूँ कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ही हमने एरिया डिसाइड कर लिया तो हम ये देखेंगे कि हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे। अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप जो होती है वो हमें इस तरह से काम करती है और वो हमें एक्स एक्सिस तक का एरिया देती है, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है वो हमें वाई एक्सिस तक का एरिया देती है। अब इधर कोई मुझे एरिया नहीं चाहिए, मतलब वाई एक्सिस की तरफ, मुझे सारा एक्स एक्सिस की तरफ का एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करूँगा। तो अब ऐसा करते हैं, इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है और हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है जो लाइन के नीचे है। ठीक है, एक्स एक्सिस तक। अब इसको मैंने 2 कलर्स में क्यों शेड किया ये आपको पता है, जिन्होंने वो वीडियो देखी एग्जाम्पल्स वाली उनको पता है, और जिनको नहीं भी पता तो वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जैसे इसका नाम आप ओ रख लो। ठीक है, अब इसका नाम, अब आपको पता है इसका नाम ए। अब आपको पता है ये सर्कल की रेडियस होती है। अब रेडियस कितनी है हमारी सर्कल की 2, तो ये पॉइंट कितना होगा 2,0। अब उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका नाम नेम आप बी रख लो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है √3,1, एक्स √3 है, y1। सेम ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जस्ट वैसे ही बना रहा हूँ, वैसे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिए। अब आपको पता है क्योंकि हमें वर्टिकल स्ट्रिप से मतलब कि करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट ये है हमारा, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। इन दोनों में टॉप कौन है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों में टॉप कौन है, ये वाला रेड वाला। तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, यहाँ से लेके हम बिना ब्रेक के यहाँ तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक मतलब बीच में कोई रुकावट ना हो। ठीक, हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए। अब उससे क्या होगा, अब आपको पता है जो मैंने आपको हमेशा समझाया है, उससे क्या होगा कि हम जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो वो डायरेक्टली इसके नीचे का एरिया देगा एक्स एक्सिस तक। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे बेसिकली ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, ये वाला एरिया मिलेगा हमें यहाँ तक। ठीक, तो मतलब ये रेड जो ग्रीन में है ना, ये वाला एरिया हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसी को देख लेते हैं। ऐसा करो, इसको भी नेम देना, कोई नेम दे दो। ठीक है, अब इसके अगर आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वो भी लिख लो। आपको पता है यहाँ पर x कितना है, √3 है ना, तो यहाँ पर भी x कितना होगा √3, और y एक्स एक्सिस पर कितना होता है 0। तो जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, वैसे इसका भी कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ द रीजन तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन, जो हमारा रीजन है वो कौन सा है, OBACO, OBACO, ये रीजन है ना हमारा। ठीक है, इसको आप नेम ए दे दो, इज इक्वल टू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, किसके अलॉन्ग गया, देखो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है ना, वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है, YDX लिखो। अब दूसरी बात कि ये किसके अलॉन्ग गए हैं, लाइन के अलॉन्ग गए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम L। उसके बाद कौन वेरी कर रहा है, x कितना वेरी कर रहा है, 0 √3, 0 √3, 0 √3, ये भी हो गया। अब उसके बाद अब देखो हम यहाँ से O से लेके B तक गए, तो मुझे ये वाला मतलब उसके नीचे तक का x एक्सिस तक का एरिया मिल गया, मतलब ये ट्रायंगल सी जो बन रही है ये एरिया में मिल गया। क्या हमारा एरिया कंप्लीट हो गया, नहीं, ये ब्राउन पोर्शन अभी भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आगे मतलब कि इसको करेंगे
अब यहाँ पर हम रुके थे, मतलब यहाँ पर हम पहुँच गए थे, अब इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया, मतलब B से लेके मैं A तक आ गया, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे मतलब कि एरिया भी और निकालना था, ये सिर्फ ग्रीन वाला एरिया निकला था, अब ब्राउन एरिया निकालने के लिए मुझे इसमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो अगेन वाई डी एक्स, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है, किसके अलॉन्ग आया मैं, सर्कल के, मतलब C। अब x वेरी कर रहा है, तो x कितना है, √3, कहाँ से लेके कहाँ तक गया मैं, 2 तक। तो इस तरह से हम ये जो रीजन है हमारा, एरिया ऑफ रीजन OBACO, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, YL/dx YC/dx, ठीक है। L का मतलब लाइन, मतलब C का मतलब सर्कल। अब देखो ये आपकी लाइन और मतलब कि सर्कल की इक्वेशन है। अब लाइन में मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, x/√3, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली मैंने। अब यहाँ से सर्कल से मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y² = 4 - x², y = 2 का स्क्वायर माइनस x², इसको ऐसे लिख लिया करो, अंडर रूट, यहाँ पर प्लस और माइनस, विच एम्प्लाइज y = 2 का स्क्वायर माइनस x², सिर्फ प्लस वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। आपको पता है बिकॉज y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज y lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, पुट इन 3, ये दोनों वैल्यूज़ को हम 3 में पुट करेंगे, विच एम्प्लाइज एरिया = लाइन की जगह पर x/√3 dx 0 to √3 प्लस सर्कल की जगह पर 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर अंडर रूट dx √3 से लेके 2 तक, ठीक है। तो दोनों की इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है। 1/√3 को बाहर निकाल लो, x की इंटीग्रेशन x² 2 0 से लेके √3 तक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला कौन सा मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ, a² - x² अंडर रूट dx, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x/2 a² - x² अंडर रूट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो करते हैं, तो देखो अब x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a मतलब 2। तो यहाँ पर भी आप लिमिट्स फिल कर दो, √3 से लेके 2 तक। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, जस्ट लिमिट्स को ही सॉल्व करना है। तो देखो 1/√3, अब 1/2 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस अपर लिमिट, जहाँ पर भी x है 2 फिल कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह मैंने क्या फिल किया 2, प्लस 4/2, 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x की जगह पर 2/2 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस लोअर लिमिट √3/2, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 4/2 साइन इनवर्स x की जगह पर √3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो एरिया = 1/2√3, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 - 0 प्लस, अब जो कट हो रहा है उनको कट कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 2 से 2, 2 से 2, 2, 2, ठीक है।
तो 1 यहाँ पर कितना आएगा, 2 स्क्वायर नीचे माइनस है 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस √3/2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। चलो इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3/2√3। अब इसको तो कैंसिल आउट कर दूँगा 0 को, प्लस 1 × 0 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। अब देखो साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है 90 पर, मतलब π/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √3/2, 4 - 3 1 का रूट 1 ही होगा, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। साइन √3/2 कब होता है 60 पर, 60 मतलब π/3। ठीक है, π/3 180/3 कितना होगा 60। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3/2√3 प्लस, अब इसको आप कट कर दो तो कितना आएगा यहाँ पर, सिर्फ पाई माइनस √3/2, इसको भी लिख लो -2π/3। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बट अगर आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस 3 को मैं लिखने वाला हूँ √3 × √3। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√3 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो आपको अभी पता लग जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास कितना बच गया, √3/2 माइनस √3/2, √3/2 माइनस √3/2 प्लस पाई माइनस 2π/3। अब आपके सामने है, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लो, एरिया इज इक्वल टू 3π माइनस 2π/3 इज इक्वल टू π/3, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन OBACO इज इक्वल टू π/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसलिए थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, तो ये सर्कल पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक है, मुझे पता लग गया कि सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है 2, ये लाइन है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों हमारे क्या हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पर √3 माइनस √3 -1। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ये सेंटर, आपको कैसे पता कि ये लाइन सेंटर में से ही पास करेगी। देखो ये लाइन है, अगर आप y को 0 फिल करोगे तो x भी 0 आएगा, मतलब ये लाइन सेंटर से पास होगी। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब कि मुझे पता लगा रफ स्केच, मतलब मैंने देखा कि कौन सा मुझे एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना था। लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से यहाँ तक गया, किसके अलॉन्ग गया, लाइन के अलॉन्ग गया। फिर उसके बाद मुझे और भी एरिया फाइंड करना था, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया, किसके अलॉन्ग गया, सर्कल के अकॉर्डिंग गया। तो मैंने लिमिट्स कितनी लिखी, √3 से लेके 2 तक। अब उसके बाद मैंने लाइन में से मतलब कि y की वैल्यू निकाली और सर्कल में से भी y की वैल्यू निकाली। लाइन की वैल्यू यहाँ पर फिल की, सर्कल की वैल्यू यहाँ पर फिल की। आपको पता है हम पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हैं। दोनों को इंटीग्रेट किया, इसको फॉर्मूले से इंटीग्रेट किया, इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी थी। अल्टीमेटली सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, find area of the smaller part of the circle x² + y² is equal to a² cut off by line x is equal to a/√2। मतलब यहाँ पर हमें दो कर्व्स दी गई हैं, सर्कल और लाइन। दोनों स्क्वायर हैं, सिंगल मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम है, तो सर्कल है। यहाँ पर सिर्फ x की बात की गई है और सिंगल पावर में, मतलब ये लाइन है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, चाहे देखने में पढ़ने में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है, बट हम अपने प्रोसीजर पर वही मतलब कि सेम वही करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिख लो, x इज इक्वल टू a/√2, इसको आप नंबर 1 दे दो, एंड x² + y² इज इक्वल टू a², इसको आप नंबर 2 दे दो। आपको पता है अब हम अपनी कर्व्स को, जैसे ये वाली कर्व है, सर्कल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है,
तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे ये आइडिया लग गया कि इसका सेंटर कितना है 0,0, क्योंकि सेंटर कितना होता है h के, यहाँ पर h के कितना है 0 0, और रेडियस कितनी है a। अब ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 2 3 4 मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कांस्टेंट दिया तो मैंने कांस्टेंट लिख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है सारे स्टेप्स। जैसे ही हमने कर्व्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई भी चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट दी होल चैप्टर जब तक हम ये पूरा चैप्टर करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, किसी भी एक कर्व में से कोई वैल्यू उठा, जैसे आपको पता है x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, पुट इन 2, तो अब 2 में फिल कर दो, तो x की जगह पर a बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपको पता है कितना आएगा, a स्क्वायर बाई 2, a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, मतलब प्लस माइनस a स्क्वायर का रूट a 2 अंडर रूट। तो ये वैल्यूज आ गई। तो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, x a बाई रूट 2 है, तो y कितना आया, एक बार आया प्लस a बाई रूट 2, एंड दूसरी बार x को a बाई रूट 2 फिल किया तो y की वैल्यू माइनस a बाई रूट 2। तो दोनों बार हमारी मतलब कि x a बाई रूट 2 a बाई रूट 2, y की वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट हमारा काम होगा रफ डायग्राम, मतलब रफ स्केच ऑफ, मतलब जो भी। अब यहाँ पर मैं इसका रफ स्केच बनाने से पहले ही आपको बता दूँ कि अगर, जो मैंने आपको हमेशा बोला है, आपका जो स्केच है चाहे वो ज्योमेट्रिकली इतना करेक्ट ना हो, बट वो लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने अपना जो स्केच है मतलब अच्छे से लॉजिकल तरीके से नहीं बनाया तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ ये मैं आपको डायग्राम के बाद ही समझाऊंगा। अब देखो ये आपका रफ स्केच। अब मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की, उसके पीछे एक रीज़न है। देखो सर्कल मुझे पता है इसका सेंटर कितना है 0 0, तो मैंने यहाँ पर मतलब कि सर्कल बना लिया, जहाँ पर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सेंटर कितना है 0 0। अब रेडियस कितनी है a, मतलब ये जो पोर्शन होगा ये a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। आपको पता है हम जब भी कोई नॉर्मल सर्कल ड्रॉ करते हैं हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस के मतलब कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, ये माइनस a है, ये जस्ट इसकी पोजीशन बता रहा है, बट इसका डिस्टेंस कितना होगा a ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लाइन को ड्रॉ नहीं किया। अब उसके पीछे एक रीज़न है। देखो लाइन कौन सी है, a बाई रूट 2। अब आपको इतना तो पता ही है, देखो अब आपको इतना पता है कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू a, ये कुछ ऐसी होगी यहाँ पर। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 1 बोलूँ तो ये वाली लाइन है। अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन होगी। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू -3 तो ये वाली लाइन होगी। तो कहीं पर भी हो सकती है। और हमें स्मॉलर पार्ट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्मॉलर पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए ना मैंने कुछ कैलकुलेशन करके रखी है। देखो a बाई रूट 2 मुझे नहीं पता कितना होगा, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 2 फिल करूँ तो a बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.414। अगर मैं a की वैल्यू 6 फिल करूँ तो कितना आ रहा है 4.24। अगर मैं a की वैल्यू 10 फिल करूँ तो कितना आ रहा है 7.07। अगर मैं a की वैल्यू 1000 फिल करूँ तो a की वैल्यू मतलब a बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 707। तो इन सब में कॉमन बात क्या है कि ये जो भी आंसर आ रहा है ये इसके ज़्यादा पास है, ये इसके ज़्यादा पास है, ये इसके ज़्यादा पास है, ये इसके ज़्यादा पास है। मतलब जो हमारी मतलब कि लाइन होगी जैसे a बाई रूट 2, अब कोई भी नंबर ये हो सकता है, मतलब ये a के पास होगी। जैसे यहाँ पर a है ना, अब ये डिस्टेंस a है तो ये यहाँ पर a वैल्यू है, मतलब या मान लो देखो मान लो ये रेडियस 2 है
तो ये यहाँ पर कहीं पर होगी। मान लो ये रेडियस 6 है तो ये यहाँ पर कहीं पर होगी। मान लो ये 10 रेडियस है तो ये यहाँ पर कहीं पर होगी। मान लो ये 1000 रेडियस है तो भी ये यहाँ पर कहीं पर होगी। मतलब ये 1000 के पास, 10 के पास, 6 के पास, 2 के पास, मतलब ये a के पास होगी। a/√2 a के बहुत पास वाली वैल्यू होगी। तो अब मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। अब देखो ये है वो लाइन जो मैंने को बोला कि a/√2 a के पास होगी, तो मैंने इसके पास बनाई है। ठीक है, तो अगर आप इसको मतलब कि सेंटर में कहीं पर बना दोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि स्मॉलर पार्ट जो है वो कौन सा है एरिया का। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि ये जो नंबर है a/√2 ये हमेशा a के पास होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। देखो अब हमारा रफ स्केच हो चुका है। अब हमें जस्ट ये देखना है कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। अब आपको पता है स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल मतलब और लाइन और सर्कल के बीच में जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया में फाइंड करना है, और आपको पता है स्मॉलर पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है जो लाइन और सर्कल के बीच में और छोटा हिस्सा है मतलब स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, अब इसको मैंने दो अलग अलग कलर्स में शेड किया है क्योंकि हम ये ऊपर और नीचे दोनों सेम एरिया हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाले ब्राउन पोर्शन का एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो ऐसा करते हैं, अब हमें ये डिसाइड करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, अब वैसे आपको पता ही होगा, देखो हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या देती है कि मतलब कि कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया। अब ये जो एरिया ये एक्स एक्सिस के साथ है, अब हमें इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से हमें इधर का एरिया मिलता है। अब उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। अब देखो हमें पता है हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो ऐसा करते हैं इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। जैसे इसका नेम रख लो आप A, इसका B और इसका C। अब C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, B के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है a,0। अब A के नहीं पता तो A के भी फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर x कितना होगा a/√2, a/√2। अब x एक्सिस पर y कितना होगा 0। तो मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को सेम पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे पाऊँ। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ रीजन ABCA, इसका एरिया फाइंड करेंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको आप नेम A दे दो। ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है y dx। ठीक है, अब y dx में कौन वेरी करता है, x वेरी करता है। अब देखो y dx है ना, तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। अब ये एरिया हमारा, इसके टॉप में कौन है ये, तो यहाँ से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। अब इन दोनों में टॉप पे कौन है, लेफ्ट से स्टार्ट हो गए, टॉप में कौन है ये वाला, तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे। तो मैं C से लेके B तक आया। ठीक है, देखो सभी कुछ आपको पहले से पता है, मैंने आपको पहले ही एक थॉट प्रोसेस दे दिया। हम यहाँ से लेफ्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक आए, y dx लगेगा। अब आपको पता है हम कौन सी कर्व के अलॉन्ग आए हैं, सर्कल। ये ब्राउन कर्व सर्कल की, मैंने C लिख दिया। कौन वेरी कर रहा है, x। कितना वेरी कर रहा है, a/√2 से a/√2 से लेके a तक। अब आप मेरे को बताओ आपको कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पर। देखो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मतलब कि सर्कल में से y की वैल्यू निकालनी है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है YC dx हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब ये सर्कल है तो सर्कल आपको पता है x² + y² = a²। तो विच एम्प्लाइज आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, a² - x², which implies y is equal to plus minus a² - x² under root, which implies y is equal to plus a² - x²। अब आपको इसका रीज़न पता है, हमने हर क्वेश्चन में लिखा है, बिकॉज y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज इट lies in first quadrant। ठीक है, तो फिल करते हैं, पुट इन 3।
तो 3 में पुट कर लो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू ए बाई रूट टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब आपको पता है यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम उसको पहले से ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। कितना आंसर है उसको आपको याद होगा, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो करते हैं, तो x बाई टू सेम वही चीज़ मुझे लिखनी है क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसकी लिमिट्स कितनी है, a बाई रूट टू ए। ठीक है, अब जस्ट हमें जहाँ पर भी x है, देखो घबराना मत बिल्कुल, इसको देख के जहाँ पर भी x है a, मैं साथ साथ चलूँगा आपके, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए। लो मैंने अपर लिमिट फिल कर ली, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। देखो x की जगह पर a बाई रूट टू, अब साथ में नीचे 2 भी है, ए स्क्वायर, x की जगह पर a बाई रूट टू, इसका स्क्वायर भी है, अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x की जगह पर a बाई रूट टू, नीचे a भी है। ठीक है, तो अब हमने अपर लिमिट भी फिल कर ली, लोअर लिमिट भी फिल कर ली, तो जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, जैसे ये कट हो गया आपस में। ठीक है, और ये a और ये a भी कैंसिल, तो करते हैं, इज इक्वल टू a बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस, अब इसको आप लिख लो a बाई टू रूट टू, अब इसको आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जस्ट कैलकुलेशन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो a इज इक्वल टू 0 एंड समथिंग 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है ये आपको पता है, 90 पर, मतलब पाई बाई टू 180 बाई टू 90 माइनस a बाई टू रूट टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन 1 बाई रूट टू कब होता है 45 मतलब पाई बाई 4, 180 बाई 4 कितना होगा 45। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बाई टू रूट टू, अब यहाँ पर कितना आ गया ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 8, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर ही करते चलो a बाई टू रूट टू इंटू, अब ए स्क्वायर का अंडर रूट a, 2 का अंडर रूट 2 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 8, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर रूट टू 2 इंटू 2 4 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 8, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8 इसको पहले लिख लो, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 4, देखो ये माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, इसको मैंने पहले लिख लिया एक ही ब्रैकेट में। ठीक, अब हम इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रफ में करके दिखा देता हूँ, नहीं तो हमारे स्टेप्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो
इसको करते हैं पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 8 ज़ा 32। तो कितना आ गया 8 माइनस 4, 4 पाई ए स्क्वायर बाय 32। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 पाई ए स्क्वायर बाय 32, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसका आंसर है, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, जैसे ये। तो हमारे पास कितना आ गया पाई ए स्क्वायर बाय 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब ऐसा करो, यहाँ से ना ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, ए स्क्वायर बाहर, पाई रह गया, 8 में से 4 बाहर तो 2 रह गया -1, ठीक है। तो ये हमारा एरिया है। बट आपको पता है हमारे पास कुछ ये सिचुएशन थी, ये सर्कल है, तो हमने ये वाले पोर्शन का एरिया निकाला है, अब इसका भी निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ABC। अब उसका एरिया हमने निकाल लिया, ए स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 2 -1। अब ये भी कट हो रहा है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया फाइनल, ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 -1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, सर्कल लाइन पहचाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों निकाल लिए, जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई रफ डायग्राम बनाई। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी कि ये जो लाइन है a/√2, इसकी पोजीशन एग्जैक्ट बतानी थी आपको। अब उसको मैंने आपको कैसे बताया, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कि जो a/√2 है वो हमेशा a के पास होगा, 2/√2 2 के पास है, 6/√2 6 के पास है, 10 के पास है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये लाइन यहाँ पर कहीं पर ड्रॉ होगी, ठीक है। अब उसके बाद रफ स्केच, वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, क्योंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए यहाँ तक का, इधर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सर्कल के अकॉर्डिंग आया, मतलब सर्कल के लॉन्ग आया, तो मैंने YCDX लिखा, x कितना वेरी कर रहा है, a/√2 से a। अब उसके बाद मुझे पता था कि यहाँ पर सर्कल है, तो मैंने सर्कल में से y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर फिल की, फॉर्मूला लगाया और लिमिट्स को फिल किया। लिमिट्स को मैंने फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बट हमें मतलब कि 2 टाइम्स एरिया चाहिए था, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाला था, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आया 2 टाइम्स जो हमारे पास पहले एरिया था, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है किसी बच्चे को लगे क्वेश्चन लेंथी है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको इसमें एक थॉट प्रोसेस दी है, कर्व्स पहचानो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, रफ स्केच, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल है तो लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, हॉरिजॉन्टल है तो राइट फ्रॉम द बॉटम। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।